हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में हमने प्रीवियस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए। आज फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम अपना चैप्टर स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा मार्क्स इन एग्जाम। मार्क्स इन एग्जाम। अब मार्क्स इन एग्जाम के रिगार्डिंग भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे सॉल्व कैसे करना है, इसको हम थ्रू द क्वेश्चन ही समझते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 32% मार्क्स इन द एग्जाम एंड ही वाज डिक्लेयर्ड फेल बाय दैट इज 18 मार्क्स, while another student obtained just 36% marks and he obtained 6 marks more than the passing marks. Now अब आपको फाइंड क्या करना है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जाम। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। हमारे क्वेश्चन में हमें एक्चुअली दो स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकेंड स्टूडेंट, और दोनों ही स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो हमें डेटा दिया गया है उसमें पहला डेटा है कि दोनों को कितना कितना परसेंट मार्क्स मिला है, दैट मींस ऑब्टेन्ड परसेंटेज, कितने परसेंट मार्क्स इनको मिले हैं, पहला डेटा तो हमें ये दिया गया। अब ऑब्टेन्ड परसेंटेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट में हमें दिया गया था पहले स्टूडेंट को कितना परसेंट मार्क्स मिला है स्टूडेंट, दैट इज 32% मार्क्स, और दूसरे स्टूडेंट को मिला है 36% मार्क्स, दैट इज 36% मार्क्स। ये हो गए दोनों स्टूडेंट के ऑब्टेन्ड परसेंटेज। अब इनमें से एक स्टूडेंट फेल हुआ और एक पास हुआ। कितने कितने मार्क्स से फेल और पास हुआ है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला स्टूडेंट आपसे कहा गया दैट इज फेल्ड बाय 18 मार्क्स, ये 18 नंबर से फेल हो गया, ऐसा कहा गया। जबकि सेकंड स्टूडेंट 36% मार्क्स लेकर आया है और ये पास हो गया है। कितने मार्क्स से पास हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में दिया है कि 6 मार्क्स से पास हो गया, पास्ड बाय 6 मार्क्स, ये 6 नंबर से पास हो गया। इसका मतलब पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज्यादा लाया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हम इन दोनों स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो दोनों का मैक्सिमम मार्क्स तो सेम रहेगा, दैट मींस उसी मैक्सिमम मार्क्स में से 32% मार्क्स फर्स्ट स्टूडेंट को मिले और उसी मैक्सिमम मार्क्स में से 36% मार्क्स सेकंड स्टूडेंट को मिले। अगर हम इन दोनों का परसेंटेज वाइज डिफरेंस निकाले मार्क्स का, दैट मींस डिफरेंस इन परसेंटेज, इसे मिला 32% मार्क्स और इसको मिला 36% मार्क्स, इट मींस परसेंटेज वाइज दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 4%। क्लियर? अब अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग दोनों के मार्क्स का डिफरेंस निकालना चाहें, मार्क्स वाइज डिफरेंस निकालना चाहें, तो अब एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे, वो ये कि अगर दोनों स्टूडेंट फेल होंगे तो मार्क्स का डिफरेंस निकालने के लिए माइनस किया जाएगा। दोनों फेल माइनस, दोनों पास तो भी माइनस करेंगे, लेकिन अगर एक फेल और एक पास हुआ तो मार्क्स का डिफरेंस इनके जितने जितने मार्क्स से फेल या पास हो रहे हैं उनके सम के बराबर हो जाता है। इज इट क्लियर? अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फेल हुआ है और एक पास हुआ है, इसका मतलब दोनों के मार्क्स का डिफरेंस, एक फेल और एक पास, तो सम होगा। तो डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का सम, दैट मींस 18 प्लस 6, इतना मार्क्स हो जाएगा। ये इनका मार्क्स वाइज डिफरेंस हो गया। मार्क्स वाइज डिफरेंस इतना है, परसेंटेज वाइज डिफरेंस ये है, और इन्हीं दोनों स्टूडेंट्स का मार्क्स का डिफरेंस है, तो दैट शुड बी इक्वल। दैट मींस 4% की वैल्यू दैट इज 18 और 6 24। अगर 4% इतना है तो मैक्सिमम मार्क्स कितना मार्क्स होता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज 100%। कोई भी एग्जाम 100% मार्क्स का होता है, इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 100% मार्क्स। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आइडेंटिफाई करना है। 4% अगर 24 है तो फिर 100% कितना होगा, 1% विल बी 24/4 एंड 100% विल बी इनटू 100, दैट मींस 4 6। तो एग्जाम हो गया 600 मार्क्स का, दैट मींस मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 600 मार्क्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमसे कहा गया था कि एग्जाम कितने मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स से पूछा गया था, अधिकतम पूर्णांक पूछा गया था। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे कहा गया था फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम, परीक्षा में कितने अंक चाहिए जिससे परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। तो उत्तीर्णांक हमसे पूछा है, हमसे कहा पासिंग मार्क्स बताओ। अब पासिंग मार्क्स बताने के लिए दोनों में से किसी एक स्टूडेंट के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, या तो फेल होने वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग या पास होने वाले के अकॉर्डिंग। आपके लिए ज्यादा आसान होगा फेल होने वाले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, हालांकि इससे भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता,
चलिए फेल वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टूडेंट, अब हम फाइंड कर रहे हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, हम इसको फाइंड करने की कोशिश कर। पासिंग मार्क्स फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट में कितने मार्क्स के पास हुआ जाता है। फर्स्ट स्टूडेंट कितने परसेंट मार्क्स लेकर आया, 32% मार्क्स वो लेकर आया, इतने परसेंट मार्क्स तो वो लेकर आया, लेकिन वो फेल हो गया कितने मार्क्स से, 18 मार्क्स से वो फेल हो गया। 18 मार्क्स से 18 नंबर से वो फेल हो रखा। जितने नंबर से फेल हुआ है ये अगर हम इसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। इसका मतलब पास होने के लिए टोटल इतने मार्क्स चाहिए। 32% मार्क्स वो लेकर आया, 18 नंबर से फेल हो रहा है, वो इसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। अगर पास वाले के अकॉर्डिंग देखें तो जितने मार्क्स ज्यादा लाए उसको माइनस कर दीजिए तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। क्लियर? फिलहाल फर्स्ट वाला स्टूडेंट 32% मार्क्स लेकर आया है और 18 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब 18 मार्क्स इसको देने से पास हो जाएगा। अब हमसे कहा है मार्क्स बताओ, तो मार्क्स का मतलब परसेंटेज नहीं चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो परसेंटेज जो डेटा आपको नहीं चाहिए उसे हम मार्क्स में बदल देते हैं। तो 32% मार्क्स को कितने में से लेके आए, 600 मार्क्स में से। तो 600 का 32 कितना होगा परसेंट वाइज डेटा, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये हो गया मार्क्स, और 18 मार्क्स उसे और चाहिए, तो कुल मिलाकर इतने में पास हुआ जाता है। दैट मीन्स पास होने के लिए इतने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज 6 2 12 एंड 6 3 18, 119 एंड प्लस 18, दैट मीन्स टोटल कितने मार्क्स चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज 210 मार्क्स में पास हुआ जाता है। क्लियर? 210 नंबर अगर उसे मिल जाए किसी भी स्टूडेंट को तो वो पास हो जाएगा। क्लियर? थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कि पासिंग परसेंटेज आइडेंटिफाई करो, दैट मींस कितना परसेंट मार्क्स मिले कि स्टूडेंट पास हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब पासिंग परसेंटेज के लिए भी अगेन दोनों में से किसी एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। लेट अगेन फर्स्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट को कितना परसेंट मार्क्स मिला है, 32% मार्क्स तो इसको मिला है। कितने नंबर से फेल हो रहा है, 18 नंबर से फेल हो रहा है। अब जितने नंबर से ये फेल हो रहा है अगर हम इसको दे देंगे तो पास हो जाएगा, इसका मतलब पास होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए। क्लियर? लेकिन हमसे इस बार परसेंटेज पूछा है, पासिंग परसेंटेज। इट मींस परसेंटेज का डेटा चाहिए, तो परसेंटेज का डेटा चाहिए, परसेंटेज रहने देते हैं, मार्क्स नहीं चाहिए। तो जो मार्क्स देने हैं उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 18 मार्क्स को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 18 परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा, तो एक्चुअली उसे 18 मार्क्स जो लाने हैं वो कितने में से लाने हैं, 600 में से। तो 18 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 18 कितने में से, 600 में से कितना परसेंट है, इतना परसेंट होना चाहिए। इसको सॉल्व करके 32 में प्लस कर देंगे तो दैट मींस इतने परसेंट मार्क्स पर पास हुआ जाता है। दैट इज 6 3 18, तो 32 प्लस 3 दैट इज 35% मार्क्स। इसका मतलब स्टूडेंट को 35% मार्क्स अगर मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन 66% मार्क्स इन इंग्लिश and 80% marks in Hindi, while each subject was of 100 marks. आगे कहा गया है how much percent marks he should obtain in third subject maths of 200 marks so that his overall percentage becomes कितना, 80%, जिससे उसका ओवरऑल परसेंटेज 80% हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात की गई है, इस बार एक ही स्टूडेंट की बात की जा रही है जिसे मार्क्स मिले। तो एक ही स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसे कितने कितने सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिले, तो 3 सब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहला सब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट दिया गया है हिंदी, एंड थर्ड सब्जेक्ट दिया हुआ है मैथ्स। इन 3 सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिप्शन। अब इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन में बताया हुआ है। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश 100 मार्क्स का है, सेकंड सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स का है, जबकि मैथ सब्जेक्ट 200 मार्क्स का स्कोर करना है। इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इतना इतना दिया हो। अब आगे कहा गया है कि इनमें कितने कितना परसेंट स्टूडेंट को मिला है। तो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है कि इंग्लिश में स्टूडेंट को मिले हैं 66% मार्क्स, जबकि हिंदी में स्टूडेंट को मिला है 80% मार्क्स। हमसे पूछा गया है कि मैथ्स में कितना परसेंट मार्क्स वो लेकर आए, इसका परसेंटेज हमसे पूछा है, जिससे उसका ओवरऑल मींस टोटल, तो टोटल के रिगार्डिंग भी डेटा दिया हुआ है, जिससे ओवरऑल उसका स्कोर 80% हो जाए। अब 80% उसे लाने हैं टोटल कितने में से। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर अगर हर एक स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स सेम होता तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, हम जनरली एवरेज के थ्रू इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, लेकिन हर एक स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स सेम नहीं है तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। ऐसे केस में टोटल कितने मार्क्स हो गए, तो दैट इज 3 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स हो जाता है 400।
400 में से उसे 80% मार्क्स लाना है, तो 400 का 80% कितना होता है उसको आइडेंटिफाई करें तो 4 8 32, दैट मींस उसे टोटल 320 मार्क्स लेकर आना, जिसमें से इंग्लिश में 100 में से 66% मार्क्स उसे मिल गए, तो ऑब्टेन मार्क्स कितना हो गया, 100 का 66% मीन 66, 100 में से 80% मीन्स 80 मार्क्स यहाँ मिला है, लेकिन इस जगह परसेंटेज हमें नहीं पता तो इसके मार्क्स भी नहीं पता। हाँ, इन तीनों को मिलाकर टोटल 320 मार्क्स होना चाहिए, दैट इज ये हमें पता है, तो यहाँ से मार्क्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कितने हो जाएंगे। सो क्वेश्चन मार्क विल बी 320 माइनस इन दोनों का सम हो गया 146, माइनस करते हैं दैट इज 4 एंड 11, दैट मीन्स 7 एंड 1, दैट मीन्स उसे 174 मार्क्स लाने होंगे, तो उसका टोटल 80% हो जाएगा। लेकिन 174 किस सब्जेक्ट में, मैथ्स में, कितने में से, 200 में से, हमसे पूछा परसेंटेज, तो परसेंटेज डेटा कितना हो जाएगा, दैट मींस मैथ्स में कितना परसेंट मार्क्स लाना है, तो जो मार्क्स वो लेकर आएगा उसे परसेंटेज में बदलना है, कितने में से, 200 में से, परसेंटेज कितना हो जाएगा, दैट इज दिस वन, सिंपलीफाई करते हैं, 00 2 से डिवाइड किया, 2 8 16 7, दैट मींस अगर वो मैथ्स में 87% स्कोर कर लेता है तो उसका टोटल 80% हो जाएगा। क्लियर। नाउ मार्क्स इन एग्जाम्स के फॉर्मेट के बाद अब डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट। हमारा परसेंटेज में वेन डायग्राम फॉर्मेट के भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, एंड रिमेंबर अगर क्वेश्चन वेन डायग्राम फॉर्मेट का बन रहा है स्टूडेंट्स, तो बी केयरफुल, आपको क्वेश्चन वेन डायग्राम फॉर्मेट से ही सॉल्व करना होगा। अगर किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करेंगे तो आंसर गलत आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा वेन डायग्राम फॉर्मेट के क्वेश्चन को वेन डायग्राम फॉर्मेट से ही सॉल्व करना होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं आगे। तो आज का वेन डायग्राम फॉर्मेट का हमारा पहला क्वेश्चन है 72% एम्प्लॉइज ऑफ द ऑफिस लाइक टी while 44% employees of the office like coffee. If each employee of the office either likes tea or coffee and 192 employees like both tea and coffee, find the strength of the office. तो ऑफिस में कितने कर्मचारी है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। क्लियर। चलिए डेटा देखते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम का फॉर्मेट होता क्या है, तो वेन डायग्राम फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन वेन डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है जब दो डिफरेंट वैल्यूज के अंदर कोई कॉमन वैल्यू इंट्रोड्यूस की गई हो तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बनता है। क्लियर। अब वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे आपसे कहा गया, सपोज कुछ लोग, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया, चाय पीते हैं, मान लेते हैं 20 पर्सन चाय पीते हैं किसी ऑफिस के, और कॉफी पीने वाले हैं टोटल सपोज 15%। अगर आपसे कहा जाता है टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं ऑफिस में, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 35 पर्सन्स हैं जो ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं। क्लियर। टी का डेटा दिया था 20, कॉफी का डेटा दिया था 15, और हमें टी एंड कॉफी में कुछ भी कॉमन डेटा नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट तभी बनता है जब दो डिफरेंट वैल्यूज में कोई कॉमन टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ कोई भी कॉमन टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब हम डायरेक्टली टोटल स्ट्रेंथ दोनों के सम के बराबर बता सकते हैं। क्लियर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि टी प्रेफर करने वाले 20% हैं, कॉफी पीने वाले 15 लोग हैं, लेकिन चाय और कॉफी दोनों पीने वाले सपोज 10% ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अब आपको बताना हो कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो कैसे बताएं, तो दैट वुड बी 20, 10, 30, 45। ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टी एंड कॉफी दोनों के अंदर कॉमन डेटा दिया गया है। 10% ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और वही 10 कॉफी भी पीते हैं, तो दोनों के अंदर कॉमन टर्म दिया गया है। इसका मतलब यहाँ वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बनता है। ओके, तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। दो डिफरेंट वैल्यूज को हम दो सर्कल से डिनोट कर सकते हैं। सपोज एक सर के लिए जो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर के लिए जो सपोज कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हमने अभी देखा था टी पीने वाले हमने 20 लिए थे, कॉफी पीने वाले 15%। और क्वेश्चन की लास्ट स्टेज में हमने देखा था कि 10% ऐसे थे जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे थे। तो दोनों पीने का मतलब ये वाला सेक्शन ऐसा है जो टी के अंदर भी है और ये कॉफी के अंदर भी है। दैट मीन्स 10% को हम यहां रख सकते हैं जो बोथ को डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स कॉमन वैल्यू। और जब दो सर्कल्स के अंदर कॉमन वैल्यू दी गई हो तो इन दोनों सर्कल्स के अंदर आने वाली टोटल वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए 20 फर्स्ट सर्किल और सेकंड सर्किल दोनों को प्लस करें, 20 एंड 15 को प्लस करें, और इसका जो कॉमन पोर्शन है, इस कॉमन पोर्शन क्योंकि इसके अंदर भी काउंट हो गया, इसके अंदर भी काउंट हो गया, तो दो बार काउंट हो गया, एक बार इसमें से माइनस कर देते हैं, ये टोटल स्ट्रेंथ को डिनोट करेगा।
क्लियर? तो 20 35 में से 10 माइनस किया, दैट इज 25. इट मींस ऑफिस में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 25 स्टूडेंट 25 पर्सन होने चाहिए. क्लियर है? तो जब दो कॉमन वैल्यूज के अंदर, दो डिफरेंट टर्म्स के अंदर एक कॉमन वैल्यू इंट्रोड्यूस की गई हो, तो फिर क्वेश्चन वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट का बन जाता है. आपको क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना होगा. क्लियर? चलिए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ऑफिस में दो तरह के पर्संस का डेटा दिया था, एक चाय पीने वाले और एक कॉफी पीने वाले पर्संस का डेटा दिया हुआ. क्वेश्चन में कहा गया था कि टी प्रेफर करने वाले कितने एम्प्लॉइज हैं, दैट इज 72% एम्प्लॉइज. कॉफी प्रेफर करने वाले कितने एम्प्लॉइज हैं, ये आपको दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया हुआ है, ये कहा गया 44% एम्प्लॉइज कॉफी पीते हैं, ऐसा कहा गया. अब टी एंड कॉफी के अंदर क्वेश्चन में दिया गया था कि 192 एम्प्लॉइज लाइक बोथ टी एंड कॉफी. 192 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ये डेटा दिया है. इसका मतलब दोनों के अंदर कॉमन डेटा दिया हुआ है. 192 एम्प्लॉइज लाइक बोथ टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, इसका मतलब दोनों के अंदर कॉमन डेटा दिया हुआ है. तो क्वेश्चन वेन डायग्राम फॉर्मेट का हो गया. अब वेन डायग्राम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक सर्किल अगर टी को रिप्रेजेंट करता हो जिसका डेटा दिया था 72%, दूसरा सर्किल अगर कॉफी को रिप्रेजेंट करता हो जिसका डेटा दिया था 44%, और हमसे कहा 192 एम्प्लॉइज लाइक बोथ एंड टी एंड कॉफी, तो चाय और कॉफी दोनों का कॉमन वाला पोर्शन ये होगा जो दिया है 192 एम्प्लॉइज. बोथ चाय और कॉफी दोनों पीने वाले एम्प्लॉइज 192 एम्प्लॉइज, ऐसा कहा गया. नाउ रिमेंबर, वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बाउंडेशंस भी हैं. पहली बाउंडेशन ये है कि आपको डेटा सब जगह सेम टाइप का दिया जाना चाहिए. अगर ये परसेंटेज का डेटा है तो ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज होना चाहिए. ओके? अगर ये न्यूमेरिकल डेटा है तो यहाँ भी न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए. दूसरा डेटा, वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को केवल और केवल सर्किल्स के अंदर के डेटा के लिए ही यूज किया जाता है. सर्किल के बाहर के डेटा को वेन डायग्राम में यूज नहीं करते. क्लियर है बात? चलिए अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो सारा डेटा सेम टाइप का होना चाहिए. लेकिन ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये न्यूमेरिकल डेटा है, 192 एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, और ये परसेंटेज डेटा है, तो सेम टाइप का डेटा नहीं हुआ. और जब तक सेम टाइप का डेटा नहीं होगा तब तक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जा सकता. तो या तो सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए. कन्वर्ट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफिस ना हो. बट वही तो हमारा क्वेश्चन है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी ऑफिस की, वो तो हमसे पूछा गया है. इसका मतलब हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम कंसीडर कर लें. अब कंसीडर करने के लिए हमारे पास दो डेटा परसेंटेज का है, एक न्यूमेरिकल डेटा है. तो जो सिंगल न्यूमेरिकल डेटा है इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते, कंसीडर कर लेते हैं. चलिए मान लेते हैं कि टी एंड कॉफी दोनों को प्रेफर करने वाले एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ हमारे पास X% है. चाय और कॉफी दोनों प्रेफर करने वाले X% एम्प्लॉइज. अब अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों सर्किल के अंदर आने वाले टोटल एम्प्लॉइज फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो सेपरेट दोनों वैल्यूज को प्लस किया जाए, 72% एंड 44% को प्लस किया जाए, और इसमें से कॉमन वैल्यू को माइनस कर दें. कॉमन वैल्यू X%, इसको माइनस कर देते हैं. दैट इज, इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग टोटल स्ट्रेंथ ये हो जाएगी. ओके? क्वेश्चन के अंदर एक लाइन और लिखी हुई है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ ईच एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिस आइदर लाइक्स टी और कॉफी और बोथ, यदि ऑफिस का प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी या दोनों पीता हो. दैट मीन्स ऑफिस का प्रत्येक कर्मचारी या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है या दोनों पीता है. दैट मीन्स हर एक एम्प्लॉय इन तीनों में से किसी न किसी एक पार्ट के अंदर आ रहे हैं, तो सारे ही एम्प्लॉयज यहाँ आ जाते हैं. सारे एम्प्लॉयज आ जाने का मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो टोटल एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारे लिए 100%. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल एम्प्लॉयज 100%, हमारे अकॉर्डिंग टोटल एम्प्लॉयज जो इन सर्कल्स के अंदर आ रहे हैं वो ये, तो दैट शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए. इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स विल बी 72 एंड 44, दैट वुड बी 116, माइनस करते हैं 100, दैट वुड बी 16%. इसका मतलब ये जो मिडिल सेक्शन है जो टी एंड कॉफी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे लिए हो गया 16%. तो चाय और कॉफी दोनों प्रेफर करने वाले कितने एम्प्लॉइज हो गए, 16%. हमने अभी देखा कि परसेंटेज वाइज टी एंड कॉफी दोनों को रिप्रेजेंट करता है 16%, और क्वेश्चन में दिया गया है कि चाय और कॉफी दोनों पीने वाले एम्प्लॉइज कितने, 192 एम्प्लॉइज हैं. तो 16% की वैल्यू 192 एम्प्लॉइज के बराबर होनी चाहिए.
तो 16% 192 एम्प्लॉइज के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफिस बताओ, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, दैट वुड बी 100%, तो ये हो जाएंगे टोटल एम्प्लॉइज। तो ऑफिस में टोटल इतने एम्प्लॉइज होने चाहिए, दैट इज 100%। अगर 16% इतना है तो 1% हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16, तो 100% इंटू 100, दैट मीन्स इतने एम्प्लॉइज ऑफिस में होंगे। तो 16 1 जा 16 2 जा 32, इट मीन्स ऑफिस में टोटल 1200 एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 70% स्टूडेंट्स वर पास्ड इन साइंस एंड 80% स्टूडेंट्स वर पास्ड इन मैथ्स। ओके, आगे कहा गया है 15% स्टूडेंट्स वर फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। पूछा हमसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, परीक्षा कितने विद्यार्थियों ने दी थी, हमसे पूछा। क्वेश्चन में कहा गया दो डेटा दिए गए, किस किस सब्जेक्ट की बात की गई, साइंस और मैथ्स की। एक सब्जेक्ट हो गया हमारा साइंस, साइंस के अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है 70% स्टूडेंट पास हुए। दूसरा सब्जेक्ट हमसे कहा गया है मैथ्स, और मैथ्स में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कितना, 80% स्टूडेंट्स पास हुए, 80% स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए, ऐसा कहा गया। क्लियर। साथ में कहा गया है 15% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, 15% स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। जो ये कॉमन पोर्शन है, साइंस और मैथ्स का कॉमन पोर्शन है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस 15% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ऐसा कहा गया है। 15% विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों में ही फेल हो गए, ऐसा कहा गया। सिंगल सब्जेक्ट, सेपरेट सेकंड सब्जेक्ट, और दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू, और जब दो डिफरेंट वैल्यूज के अंदर एक कॉमन टर्म इंट्रोड्यूस किया गया हो तो क्वेश्चन वेन डायग्राम फॉर्मेट का बन जाता है। वेन डायग्राम फॉर्मेट के अंदर अकॉर्डिंग दोनों सर्किल के अंदर आने वाले टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, टोटल स्टूडेंट्स, तो फिर सेपरेट दोनों वैल्यूज को प्लस करके कॉमन माइनस कर दें, हमारी टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 70% पास का डेटा दिया, मैथ्स में 80% पास हुए ऐसा कहा गया, लेकिन 15% फेल का डेटा दिया हुआ है। ये फेल का डेटा, ये फेल है, ये पास है, ये पास है, तो सेम टाइप का डेटा नहीं हुआ, और जब तक सेम टाइप का डेटा नहीं होगा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जा सकता। हमारे पास दो डेटा पास के हैं, एक फेल का डेटा। साथ में जो डेटा दिया गया उसमें कहा गया 390 स्टूडेंट्स वर डिक्लेयर्ड पास इन द एग्जाम। इसका मतलब पास को लेके सॉल्व किया जाए, क्योंकि पासिंग का डेटा हमें दे रखा है। 15% फेल है, ये पास है, ये पास है। अब अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% वैल्यू होती। इसका मतलब साइंस का सब्जेक्ट ओवरऑल 100% है, जिसमें से 70% पास हुए। मैथ्स का सब्जेक्ट अपने आप में 100% है, जिसमें से 80% पास हुए। ठीक ऐसे ही मैथ्स एंड साइंस का कॉमन पोर्शन अपने आप में 100% है, जिसमें से 15% फेल हुए हैं। अगर 100% में से 15% फेल हुए तो पास इन बोथ कितना हो जाएगा, पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट में पास 100 टोटल परसेंट था, इसमें से 15% फेल हुए हैं, तो दैट मींस 85% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। ओके, पास इन बोथ, दैट इज, हमें ये डेटा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि आप पास को लेकर के ही सॉल्व करें, आप फेल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। फिलहाल टोटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो पास का डेटा, पास का डेटा, पास का डेटा, सारा डेटा पास हो गया, और दो वैल्यूज का कॉमन डेटा भी हमारे पास है, तो टोटल स्ट्रेंथ पास की कितनी हो जाएगी, सेपरेट दोनों वैल्यूज को प्लस करें और इसमें से कॉमन वैल्यू को माइनस कर देते हैं। इट मींस इतना परसेंट टोटल स्टूडेंट पास हुआ है। क्लियर। अगर टोटल इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं हमारे अकॉर्डिंग, तो दैट इज 70 80 प्लस करके इसको माइनस करना है, तो दैट वुड बी 65% स्टूडेंट पास हुए। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितने स्टूडेंट्स पास हुए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 390 स्टूडेंट्स वर पास, इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो अपीयर कितने हुए होंगे, अपीयर होने का मतलब ओवरऑल दैट इज 100% डेटा अपीयर हुआ होगा, जिसमें से 65% पास हो रहा है। तो अपीयर्ड स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हमसे पूछा है कितना हो जाएगा, अपीयर्ड स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया ये पूछा है, जो कि होगा 100%। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। 65% 390 है, तो 100% कितना हो जाएगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो 100% की वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज 390 डिवाइडेड बाय 65 इनटू 100। तो 13 3 जा 13 5 जा एंड 5 दैट इज 6। इट मींस ओवरऑल 600 स्टूडेंट्स एग्जाम में, परीक्षा में बैठे होंगे। तो 600 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 70% स्टूडेंट साइंस में पास हुए, 80% मैथ्स में पास हुए, और 15% क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, जबकि 390 स्टूडेंट्स पास का डेटा दिया हुआ था। सो टोटल अपीयरिंग स्टूडेंट्स हमारे अकॉर्डिंग निकल के आया 600 स्टूडेंट्स। क्लियर। वेल स्टूडेंट्स,
अगर देखा जाए तो परसेंटेज का टॉपिक अपने आप में बहुत ब्रॉड है, इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने अपने चैप्टर में डिस्कस किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम एक पैंडेमिक चल रहा है, दैट इज कोरोना की वजह से सभी को घर पर रुकना पड़ रहा है। तो आप लोगों की हेल्प के लिए ही हम ये वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, ताकि आप लोग घर से ही अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकें। ओके, आपका लॉस ना हो, इसलिए हम इन वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है होम स्टडी बाय गोविंद सर। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, और हमारा टेलीग्राम एड्रेस है दिस वन। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज का एड्रेस सेम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है, दैट इज़ होम स्टडी बाय गोविंद सर। थैंक यू।